नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल में हम बात करते हैं सरकारी नीतियों की, आपकी जेब की और देश दुनिया की कारोबारी जगत से जुड़ी अहम खबरों की। मेरे साथ इस शो में होते हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, जिनके साथ हम इन तमाम मसलों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मनी सेंट्रल की। बीते साल अब की बार 400 पार का नारा हकीकत नहीं बन पाया। बीजेपी ने 240 सीटों के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन जुलाई 2024 में जब बजट आया तो आम लोगों को वो राहत नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गेम ही बदल गया। सरकार ने अपनी पूरी लाइन, लेंथ और स्ट्रैटेजी ही बदल दी। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इस देश में सोशल सिक्योरिटी के दायरे को और पक्का कर सकता है। बात है पेंशन की। इस पर एक बड़े ऐलान की तैयारी में है सरकार। क्या है ये प्लान, इसे डिस्कस करेंगे। चर्चा करेंगे कि कैसे आपके होम लोन और दूसरे कर्जों के और सस्ते होने का वक्त आ गया। रिजर्व बैंक की आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर आई है एक बड़ी रिपोर्ट और इसे भी करेंगे डिस्कस। इसके साथ ही बैंकों के जोखिम, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आई आफत और कस्टमर्स की फिक्र के बीच रिजर्व बैंक ने किया है बड़ा फैसला जो राहत देने वाला है। इस पर भी आज करेंगे बात। तो फटाफट करते हैं शुरुआत। पिछले साल सरकार ने बजट में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे महंगाई, ऊंचे टैक्स से परेशान आम लोगों को राहत मिल सके। फिर आए जीडीपी ग्रोथ के नंबर, महंगाई के आंकड़े और तब सरकार के कान खड़े हुए। उसके बाद सरकार ने जो फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया, पूछिए मत। एक के बाद एक ऐलान। अब पेंशन पर सरकार का कुछ बड़ा करने का इरादा है। ईटी की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। देश में हर किसी को पेंशन मुहैया कराना सरकार का मकसद है। लेबर मिनिस्ट्री ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। इसमें जरूरी नहीं होगा कि आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं। यह स्कीम ईपीएफओ के तहत होगी। इसकी मोटे तौर पर रूपरेखा जो है तैयार होने के बाद इस पर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन होगा। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी शामिल किया जाएगा। तो सर, मेरा ये सवाल है कि पेंशन पर सरकार क्या बड़ा ऐलान लेकर आना चाहती है? बिल्कुल, देखिए, पिछले साल जब बजट आया था और बजट में सरकार ने वैसे तो कई सारे कदम उठाए, स्टेप्स उठाए, लेकिन वो रिफॉर्म की दिशा में काम करने में नाकाम हुई। वो उन उम्मीदों को भी पूरा करने में नाकाम हुई जिसकी वजह से सरकार को या बीजेपी को 240 सीटें मिली। लोगों की उम्मीदें थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा थे, लोग उसके बाहर से दबे हुए थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि अब जब सरकार बनी है तो वहाँ पे लोगों को बड़ी रियायत, बड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद आए सितंबर तिमाही के ग्रोथ के नंबर जो कि 5.4% पर आए, 2 साल के निचले लेवल पर आए। अक्टूबर में आया महंगाई का आंकड़ा जो 6.2% पे था। उसके बाद से सरकार के कान खड़े हो गए, हाथ पैर फूल गए कि अब इकोनॉमी को बचाना जरूरी है। अर्बन और रूरल रिकवरी, अर्बन और रूरल कंजम्पशन बुरी तरह से पिटाई का शिकार हुआ। फिर सरकार के दिमाग में ये बात आई कि अब किसी भी तरह से हमको अपनी पूरा जो गेम प्लान है इकोनॉमी को लेके, लोगों को राहत देने को लेके, उसको बदलना होगा। और उसके बाद एक के बाद एक बड़े फैसले होते हुए हमने देखे, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, चाहे बजट में 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम की बात हो, उसके बाद रेट कट की बात हो आरबीआई द्वारा 7 फरवरी को इसी साल, जीएसटी में कटौती की बात जो अब आ रही है, और साथ ही साथ अब जो ये बड़ी खबर आई है कि पेंशन को लेकर सरकार अब एक आमूल चूल बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके तहत एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की प्लान है, यूपीएस जिसको हम कहेंगे। अब है क्या, एनपीएस पहले से चल रही है, अटल पेंशन योजना पहले से चल रही है, इसके साथ ही आपकी प्रधानमंत्री मानधन, श्रम योगी मानधन योजना एक अलग है। तो एक पूरा बकेट ऑफ पेंशन स्कीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जब ऑलरेडी इतनी सारी स्कीमें हैं तो इस स्कीम को लाने की जरूरत क्या है? जी, तो क्या सर ये अम्ब्रेला टाइप का बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए
बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि भाई अटल पेंशन योजना है, मानधन है, और आप तमाम तरह की योजनाओं को आप बता रहे हैं सर। आप सरकार खुद ही चीख चीख कर कहती है सर कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। अब लोग तो खुद ही कंफ्यूज हैं सर कि इसमें पैसा लगाए, उसमें पैसा लगाए। तो क्या इन सभी चीज़ों को क्या स्ट्रीमलाइन करने की, एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है प्रवीण सर? बिल्कुल, देखिए ईपीएफ भी है जहाँ पे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी है सर, और एनपीएस है, वो गैर सरकारी कोई भी उससे जुड़ सकता है व्यक्ति जो कि एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, काम कर रहा है कहीं। अब इसमें सरकार क्या चाहती है, जो लेबर मिनिस्ट्री जिस पे काम कर रही है पूरे प्लान पे, जिसमें ईपीएफओ उसका हिस्सा है, ईपीएफओ के तहत ये स्कीम लाने की बात है। उसमें ये है एक अम्ब्रेला स्कीम जैसा आपने कहा वो है। दूसरी बात ये है कि जो ये सारी स्कीमें हैं, शायद इन सारी स्कीमों की जगह एक स्कीम रहेगी जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी, वॉलंटरी होगी। आपको लगता है कि मैं 1000 रुपये जमा कर सकता हूं, आप जमा करेंगे। 18 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लिए वो होगी। 60 साल से आपको उसमें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और सरकार, माना यह भी जा रहा है कि सरकार इसमें अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करने का फैसला कर सकती है। तो एक मेगा स्कीम है। सरकार पूरा का पूरा जो पेंशन का जो प्लान है उसको बदलना चाहती है। सरकार चाहती है कि सोशल सिक्योरिटी में देश के 140 करोड़ की आबादी में जितने भी लोग हैं वो इसमें सोशल सिक्योरिटी में शामिल हो, और इनको रिटायरमेंट के बाद या 60 साल की उम्र के बाद जब आप काम करने के लायक नहीं है तब आपको एक निश्चित रकम हर महीने मिले, ताकि उसका असर यह भी है कि सरकार को जो पैसा देना पड़ता है अलग अलग स्कीमों के जरिए, वो सरकार को भी खजाने पर वहां पे बचत हो सकती है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है कि लेबर मिनिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं कि बहुत आजकल एक्शन मोड में है। ईपीएफ की भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। लगातार हमारा आप बात भी करते रहे हैं सर, चाहे उसका जो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन तरीका हो, रिडम्पशन का तरीका हो, उसको और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बात हो, वहाँ भी सरकार बहुत एक्टिव है। इन सारे प्रयासों को देखा जाए तो इसके पीछे एक बात आती है कि महंगाई देखिए, महंगाई को काबू करना, कंजम्पशन जो गिरा हुआ है उसको बढ़ाना, और आम जनमानस के पॉकेट में पैसा डालना, ये है मकसद। तो क्या इन सभी बातों को, इन सबको अगर हम गठजोड़ कर पाए तो उससे चीज़ देख पाएंगे क्या सर कि ईपीएफओ में रैम्पेंट जो है उसमें बदलाव करना हो, चाहे पेंशन को लेकर बात करना हो, 12 लाख तक का इनकम या सैलरीड हैं तो 12.75 लाख तक का टैक्स, तो तमाम प्रयास क्या किए जा रहे हैं कि इकॉनमी का जो पहिया है उसको दौड़ाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, सरकार पेंशन की जहां तक बात है, सरकार एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रही है। वजह उसकी ये है कि देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 2050 तक देश में बड़ी आबादी ऐसी होगी जो 60 साल के पार होगी, या जो 50 से 60 साल के ब्रैकेट पे पहुंच जाएगी। और इसमें जोड़ लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो बढ़ रहा है, बिल्कुल बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफस्टाइल है, उस वजह से जो जीवन शैली है जो बेहतर हुई है, उससे जो लोगों की जीने की जो आयु है वो लगातार बढ़ रही है सर, वो भी कारण है। तो अब उसको आप इस तरह से समझिए कि 2050 में अगर मैं अभी उस आंकड़े को मेरे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर 2050 में ये समझ के चलते हैं कि एक बड़ी आबादी 60 के पार होगी, अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो तकरीबन 20 साल मिलेंगे, 20-25 साल, जहां पे कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप जब 2050 में जब 60 साल की एज की आसपास बड़ी आबादी होगी तो उसको सोशल सिक्योरिटी तब मिलना शुरू हो जाएगा, पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार एक उस लॉन्ग टर्म विजन पर फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है। जी, अब सर पेंशन का प्लान आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बदलना चाहती है। इसमें एक जो है जो दिक्कत वाली बात है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए केंद्र सरकार का जो खर्च है सर वो सैलरी से अधिक पेंशन पर बढ़ा है। अगर मैं बजट का वो जो डेटा है उसको मैं ट्रीट करूँ तो 2023-24 में पेंशन पर जो खर्च है वो वेतन से अधिक हो गया है। 25-26 में कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट में वेतन पर 1.66 लाख करोड़ और पेंशन पर देखिए सर 2.77 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है। मेरा सवाल है कि पेंशन पर इतनी चर्चा हो रही है, 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है। पिछले साल केंद्रीय मंत्री साहब जो हैं अश्विनी वैष्णव साहब ने, उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी शुरुआत की थी सर। तो क्या इन सभी पर जो थिंक टैंक है, ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो क्या इस विषय पर भी तो चर्चा करेंगे सर, मंथन करेंगे? आपसे समझना चाहेंगे ये आंकड़ा कितना डरावना है सर? नहीं, डरावना क्या, ये आंकड़ा वही बात बता रहा जो मैं बता रहा हूँ कि बड़ी आबादी अब हमारी 60 साल की तरफ अग्रसर हो रही है। जो आप बात बता रहे हो ये केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जहाँ पे 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की
सैलरी है और 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंशन है। ये केवल अभी केंद्र के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें राज्यों के कर्मचारी और उनकी पेंशन या वो पेंशनर जोड़ दीजिए। वो आंकड़ा प्रवीण सर, मैं जब फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर रहा था तो वो आंकड़ा करीबन 1,15,00,000 बैठता है सर, जो केंद्रीय कर्मचारी जी नहीं, केंद्रीय और स्टेट्स का वाला जोड़ ले, तमाम लोगों को जोड़ लें, जो कर्मचारी वर्ग का है मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारियों वर्ग का बात कर नहीं, सरकारी कर्मचारियों के अगर पेंशनर और सरकारी कर्मचारियों के दोनों की बात करेंगे तो वो आंकड़ा कहीं ज्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर तो केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर ही है। जी। उसके साथ अगर आप राज्यों में पुलिसकर्मी है, शिक्षा से जुड़े लोग हैं, वो आंकड़ा जोड़ेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा जाता है। और वहां जब पेंशन का बिल सैलरी के बिल से ऊंचा है तो आप समझिए एक्सचेकर या खजाने की हालत क्या होगी। सरकार इसीलिए, और ये तो चूंकि सरकारी तबका है तो उनके लिए सरकार के पास व्यवस्थाएं हैं। जो गैर सरकारी तबका है, सरकार चाहती है कि उसको भी सरकारी तबके जैसी कम से कम उतनी नहीं तो उससे कुछ कम लेवल की एक सुरक्षा मिले, एक निश्चिंतता रहे जीवन की, परिवार को चलाने की, ताकि उसके पास पैसे और एक सोशल सिक्योरिटी का नेट सबको मुहैया कराया जा सके। जी। और इसमें ही मैं एक बात और जोड़ूंगा, जैसे इंश्योरेंस की स्कीम है सबको बीमा पहुंचाने की, ताकि आपको कवरेज रहे फैमिलीज को, उस पे भी सरकार ने लगातार लो कॉस्ट के बीमा मुहैया कराए, नई से नई स्कीमें पेश की हैं। आयुष्मान भारत योजना है, इलाज के लिए है, बाकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है 330 रुपए वाला, बिल्कुल। तो वो पूरा सरकार का प्लान ये है कि हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी, सबके सब कवर हो सरकार के सोशल सिक्योरिटी नेट में। सरकार के खजाने पर भी बोझ ना पड़े सर। अगर मान लीजिए उस समय सिक्योरिटी नेट ना रहे, सोशल सिक्योरिटी का नेट ना रहे, उनके हाथ में पैसा ना रहे, तो कहीं ना कहीं वो खर्च फिर सरकार को वहन करना पड़ जाता है और उससे फिर वो इकॉनमी पे थोड़ा जो है प्रेशर आता है। तो चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सस्ते कर्ज की। इस महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी, यानी 0.25 की, और इसके साथ ही 5 साल बाद आम लोगों को सस्ते कर्ज की सौगात मिली। अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि रिजर्व बैंक इसी अप्रैल और मई में फिर से रेट कट कर सकता है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने इस बात का अनुमान जाहिर किया है। उन्होंने रिजर्व बैंक की हालिया पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स का हवाला देते हुए कहा कि अप्रैल और मई में आरबीआई रेट कट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि होम लोन हो, कार लोन हो या ऐसे ही दूसरे लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ घट सकता है। मेरा सवाल है सर कि क्या सस्ते कर्ज का जो दौर है वो शुरू हो गया है? बिल्कुल, सस्ते कर्ज के दौर की वापसी दिखाई दे रही है, और अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये 2021 के आसपास का जो दौर था, कम ब्याज का दौर था, जहां पे कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट कर्ज की अगर हम बात करें तो वो सबसे लोएस्ट लेवल पे चले गए थे। हम अब अगर हम इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात करें तो तकरीबन उसी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात यह है, जैसा सौम्यकांति घोष ने अपनी रिपोर्ट है उसमें कहा है कि अप्रैल और मई में रेट कट हम देख सकते हैं। देखिए, अभी फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल है ना, अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, नेक्स्ट 2 महीने के बाद। हाँ बिल्कुल, वहां पे रेट कट होने की उम्मीद वो जता रहे हैं। और उसके बाद मई में अगर रेट कट होता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के बाहर रेट कट होगा। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव रेट कट होते हैं तो ये एक बड़ी चीज है। क्या आधा फीसदी आधा फीसदी का रेट कट ओवरऑल होता है, चौथाई फीसदी के 2 रेट कट होते हैं, या 0.25% के 2 रेट कट होते हैं, एक आधा फीसदी का और एक 1/4 फीसदी का, ये देखना होगा। लेकिन उसी अनुपात में लोगों के होम लोन, लोगों के कार लोन, लोगों के पर्सनल लोन, इन पे भी ब्याज दरों में कमी आएगी। और अगर आप इसको इस बात के साथ क्लब करेंगे कि जब सरकार ने टैक्स में, चूंकि इनकम में आपको टैक्स छूट दी है, तो जाहिर तौर पर अगला साल यानी अगला फिस्कल ईयर जो है वो लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एग्जैक्टली, वो बढ़ती हुई नजर आएगी सर। हालांकि उसका लॉस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास का सरकार को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जो लिमिट जो बढ़ाई गई है कि नहीं सर? सरकार को टैक्स का फॉरगो है कि आपको जो टैक्स एक आने का था वो
उम्मीद, हाँ उम्मीद कह लीजिए, बजटरी एस्टीमेट अगर हम पीछे से देखें, या सरकार एक मान के चलती है कि हमको इतना मिलने वाला था इस टैक्स रेट के स्लैब्स के अकॉर्डिंग, वहां पे टैक्स का फॉरगो सरकार को 1 लाख करोड़ का भले है, लेकिन आप दूसरे तरह से अगर उसको देखेंगे तो यही पैसा सिस्टम में फिर से वापस आना है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। बिल्कुल, यही पैसा कंजम्पशन के तौर पे आएगा, यही पैसा लोगों के खर्च के तौर पे दिखाई देगा। और जो खपत में गिरावट आई थी, चाहे रूरल हो या अर्बन, खास तौर पर जो अर्बन कंजम्पशन है वहाँ की जो गिरावट सरकार को परेशान कर रही है, और उसके चलते जो ग्रोथ नीचे आई है, मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है सितंबर में वो 2.2% रही थी सितंबर तिमाही में, जो जून तिमाही में 7% थी। वो जो गिरावट सरकार को ग्रोथ के मोर्चे पे नजर आ रही है, वहां निपटने में भी यही पैसा मददगार साबित हो सकता है। और सर आपकी बात से मैं और ऐड करूंगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा था और सरकार भी कहती हुई नजर आई थी कि चलिए हमको 1 लाख करोड़ का तो नुकसान होगा, लेकिन वो पैसा सर्कुलेशन ऑफ मनी की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि टूरिज्म पर लोगों के पास जो पैसा बचेगा तो टूरिज्म, लोग घूमने जाएंगे, वहां से जो पैसा बनेगा उससे पैसा आएगा इकोनॉमी में, लोग और खर्च करेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड पर। तो वैसे करके सर्कुलेशन ऑफ मनी के तरीके जो इकोनॉमी में पैसा जो आएगा उसका असर, जैसे कार सेल्स है, कार सेल्स के नंबर पिछले साल हमने देखा डाउन हुए, डिस्पाइट ऑफ आपका फेस्टिवल सेल आई, ईयर एंड की जो डिस्काउंट रहे, बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेंट्री थी, 60-70 दिन की इन्वेंट्री कंपनियों के पास पहुंच गई थी, डीलरों के पास पहुंच गई थी। कार सेल्स के नंबर हो गए, वाइट गुड्स हो गए, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर जैसी जरूरत की चीजें हैं, वहां पे लोग इस पैसे को खर्च करेंगे। अपैरल हो गया, शादी विवाह हो गए, ज्वेलरी हो गई, इस तरह के जो खर्च है, जो जरूरी खर्च भी हैं, केवल लग्जरी खर्च नहीं है, डिस्क्रिशनरी खर्च है, जाहिर तौर पे है, मूवी देखना हो गया या आपका रेस्टोरेंट में खाना हो गया, वो चीजें तो है, लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे आपका जो घर गृहस्थी के इस्तेमाल की चीजें हैं, अप्लायंसेस की सेल है, वहां हम सारी जगहों पे इस खपत को आते हुए देखेंगे, इस पैसे के जरिए खपत को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। चलिए अब और बात करते हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की। इसी महीने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। बैंक ने किसी भी तरह के पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी, यहां तक कि बैंक के बोर्ड पर भी रिजर्व बैंक ने कब्जा कर लिया। इस बैंक के कस्टमर्स इस सब में बुरी तरह फंस गए। इसे देखते हुए अब रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंक के डिपॉजिटर्स को अपने खाते से 25,000 रुपए निकालने की इजाजत दी है। 27 फरवरी से यह आदेश लागू हो जाएगा। बैंक की लिक्विडिटी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब सवाल है सर कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स के लिए यह वाकई एक राहत बड़ी खबर है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। लाखों कस्टमर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के थे, और हम शुरुआत से यानी 13 फरवरी को ये खबर जब आई थी, तब से इस पूरे मामले पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि करोड़ों डिपॉजिटर्स, करोड़ों कस्टमर्स बैंकों में अपने जीवन की मेहनत की गाड़ी कमाई डालते हैं, जमा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बैंक जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। न सिर्फ निकाल लेंगे, बल्कि बैंक वो ठिकाना है जहां पे उनका पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और जब ऐसी खबरें आती हैं जहां कोई कोऑपरेटिव बैंक या कोई दूसरा बैंक फेल होता है, या आरबीआई को रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स उठाने पड़ते हैं, बहुत बोर्ड पे कंट्रोल करना पड़ता है, तब आप फंस जाते हैं। किसी की ईएमआई है, किसी के इलाज का खर्च है, और आरबीआई ने पूरी तरह से विड्रॉल पर पाबंदी लगा दी थी, इस बैंक पे भी जी। अब आरबीआई ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए, बैंक में लिक्विडिटी की पोजीशन को देखते हुए ये फैसला लिया है कि कोई भी डिपॉजिटर उसमें से अपना 25,000 रुपए तक का अमाउंट निकाल सकता है। प्रवीण सर, मैंने कई बार ये देखी है ऐसे कोऑपरेटिव बैंक का जो मसला, हालांकि इस लिमिट को भी आगे बढ़ाया जाता है, कई बार देता है टाइम, अगर आप देखिएगा 25,000 से उसको 50,000 भी कर देगा, 1 लाख भी कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि सर बार बार कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर ऐसी खबरें आना, एक तो है कि डेंट पड़ता है आपके पूरे इकोनॉमी बैंकिंग सिस्टम पर, दूसरा है कि लोगों की जो भीड़ है जो लगी रहती है सर कि अपने पैसे को निकालने के लिए, उस वजह से भी बहुत निगेटिव सिग्नल आता है। तो ये बार बार ये समस्या क्यों आन पड़ रही है, देखने को मिल रहा है। पीएनबी का भी मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, 270
1.75 करोड़ रुपए का वहाँ भी एक घोटाला देखने को सामने मिला। उसके पहले भी पीएनबी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था सर। तो इस तरह का देखना बैंकिंग सिस्टम को, हालांकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम बड़ा रोबस्ट है, तमाम इकोनॉमिस्ट कहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी कहिए या तमाम जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहते रहते हैं कि नहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम जो पिलर है वो बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी खबरें आना बहुत चिंताजनक है। नहीं, बिल्कुल चिंताजनक बात है ही, क्योंकि अब देखिए आपकी लोगों का पैसा जमा है वहाँ पे, और एक बार जब क्राइसिस आ जाती है तो उसके बाद ये तय नहीं है, ना इस बात की कोई गारंटी या एश्योरेंस है, ना सरकार की तरफ से ना आरबीआई की तरफ से, कि अगर आपका 5 लाख रुपए से ऊपर का जमा है तो उसको कोई सुरक्षा है, वो पैसा आपको वापस मिल पाएगा जी। हालांकि अगर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वहां लगभग 90% डिपॉजिटर्स ऐसे हैं जिनके जो डिपॉजिट है वो 5 लाख से कम है या 5 लाख के आसपास है। तो उस मामले में है, लेकिन 10% ग्राहक फिर भी ऐसे हैं, और जो एक बड़ा अमाउंट बैठेगा, अगर लोगों को हम नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स देखेंगे जिनका पैसा 5 लाख रुपए से ज्यादा, ऐसे लोगों की तादाद बहुत हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब बैंक फेल होने की कगार पे आते हैं तो पैनिक का पैदा होना स्वाभाविक है, लाजमी है। हमने 2016 में देखा था जब सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लागू किया था, लोगों को जरूरत हो या ना हो, लोगों की लाइनें बैंकों के बाहर लग गई, लंबी लंबी कतारें लग गई थी, क्योंकि वो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। जरूरत नहीं भी था सर तब भी जाते थे। सरकार के लगातार आश्वासन देने के बावजूद कि हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, स्थिति को कंट्रोल में ला रहे हैं, लेकिन आप ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, भारत में लोगों के पास अभी भी पैसा नहीं है, गरीब तबका बड़े पैमाने पे है, तो वहां पे जब आपकी गाढ़ी कमाई फंसती नजर आती है तो लोगों में पैनिक मचना स्वाभाविक है। और इसी को देखते हुए सरकार भी अपने तरफ से कदम ये उठा रही है कि 5 लाख का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है लिमिट को बढ़ाया जाए, उसको 10 लाख 12 लाख 15 लाख करने की बात आ रही है। और दूसरी तरफ आरबीआई ने भी अब ढील दी है, तो जाहिर तौर पर एक तो इससे पैनिक कम होगा, कस्टमर्स में भगदड़, अफवाहें, परेशानी होना वो कम होगा, और लोग धीरे धीरे अपना पैसा भी निकाल पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी9 को दिया और तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।